नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित में अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 12.1 के 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि इधर भी एक अर्धगोला है और इस वाले भाग पर ये भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, तो उसका व्यास 5 mm है, यानी कि मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दी हुई है बच्चों, और इसका जो व्यास है वो 5 mm है। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, इसका जो व्यास है ये 5 mm है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी कि 2.5 mm हो जाएगी ये वाली त्रिज्या। और जो हमारा अर्धगोला होता है ना बच्चों, जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई होगी यानी ऊंचाई, ये भी आपकी 2.5 हो जाएगी। जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी ही बच्चों उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो गया, तो ये भी जो यहाँ पर है ये भी 2.5 mm ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। ठीक है, अब कुल जो इसकी लंबाई है हमारे कैप्सूल की वो 14 mm है। अगर हम इसमें से इन अर्धगोलों की लंबाई निकाल दें, ठीक है, पूरी लंबाई में से इन अर्धगोलों की लंबाई को यहाँ पर घटा दें, देखिए इस तरीक़ा से, तो 14 - 5 यानी कि 9, ये कितना आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। 14 - 5 यानी कि 9 mm। तो ये जो 9 mm आएगी वो क्या आएगी बच्चों, हमारे इस अर्धगोलीय, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई या लंबाई, यानी कि 9 mm। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे इस जो बेलनाकार भाग है कैप्सूल का, इसकी लंबाई आ जाएगी, और त्रिज्या दोनों की बराबर ही रहेगी। और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें हमने बच्चों यहाँ पर नोट कर ली। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, जैसा मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि 2 गुणा इसलिए किया है क्योंकि दोनों सिरों पर क्या है, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है बच्चों, 2πRh प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। अब देखिए 2πRh प्लस 2 गुणा 2 यहाँ हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है बच्चे वो बराबर है, तो यहाँ हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो 2πr कॉमन ले लेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने से क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है ना बहुत ही आसान हो जाएगी बच्चों। यहाँ 2πr कॉमन लिया है तो बच्चों यहाँ पर h बचा है, और यहाँ 2 से 4 कट गया 2 बार, और r² में से यहाँ r बढ़ जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जो कॉमन लिया है। अब आप इसका मान रख दीजिए, 2 गुणा पाई का मान 22/7, और r का मान हमारे पास है कितना, 2.5। ठीक है, और h ये बेलन की ऊंचाई है 9, और 2 गुणा r है 2.5। ठीक है, इन सभी का मान हमने यहाँ पर बच्चों रख दिया है। देखिए 2.5 गुणा 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 22 गुणा 5/7, 2.5 गुणा 2 5 हो जाएगा, 5 गुणा 22, और गुणा, अब यहाँ देखिए 9 प्लस यहाँ भी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 गुणा 5 110/7 गुणा 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। देखिए अब आसान हो गया ना, 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 11 गुणा 2 22, यानी कि 220 यहाँ पर आएगा हमारा वक्र पृष्ठ है, तो mm², यानी कि वर्ग mm। तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो वो हो गया 220 mm²।
ठीक है नहीं, यानी कि बेलन का ये जो हमारा कैप्सूल है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर ये प्राप्त हो गया हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी कि नीचे से जैसा बेलन होता है ना ऐसा बना हुआ है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी बेलन के ऊपर क्या है, उसका आकार शंकु के आकार का है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई है 2.1 मीटर और उसका व्यास है 4 मीटर, तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट, वो है 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी उसको बनाने में जो हमारा कपड़ा लगा है ना बच्चों, वो कितना होगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही बच्चों हमें ये बताना है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी उसकी कुल कीमत कितनी होगी। ठीक है, यहाँ दिया गया, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, यानी कि नीचे जमीन पर कपड़ा नहीं फैलाया गया है। देखिए बच्चों, जब हमारा जो टेंट है बनकर तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा। नीचे वाला भाग बेलनाकार हो गया, इसका व्यास है 4 मीटर। ठीक है, जब व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2 मीटर। ठीक है नहीं, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए तो त्रिज्या जो आर हो जाएगी वो बच्चों 2 मीटर हो जाएगी बेलनाकार भाग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो शंक्वाकार भाग है तो इसकी भी त्रिज्या बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, ये भी आपकी 2 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है नहीं, क्योंकि ये भी 2 मीटर ही होगी और इसकी ये तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है, 2.8 मीटर यहाँ पर दी हुई है। तो बच्चों इसको बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका आवश्यक जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। और यहाँ पर दो आकृति हैं, एक आकृति हमारी बेलनाकार है, दूसरी है शंकु आकार। तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। नीचे आधार में बच्चों कोई कपड़ा नहीं लगाया गया है, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है, 2πRh। ठीक है, 2πRh। आपको सूत्रों का विशेष ध्यान रखना, सूत्र गलत हो गया तो बच्चों आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πRl। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, दोनों की जो त्रिज्या समान है, शंकु और बेलन की त्रिज्या यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए πr यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने ये πr कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है बच्चों वो थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ 2h बचा और यहाँ पर l बच गया। ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तब भी बच्चों हो जाएगा, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन आपकी हार्ड होगी। पाई का मान 22/7 और r यानी कि त्रिज्या 2 है बच्चों हमारे पास, 2h यानी कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1 और प्लस l यानी कि 2.8 यानी कि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। 22 गुणा 2 44, 44/7 यहाँ गुणा कर लेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। देखिए 44/7 गुणा, इसे अगर आप जोड़ेंगे 8 और 10 की 0, 4 और 2 6 और 1 7, 7.0 का मतलब बच्चों 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 44 यानी कि वर्ग मीटर। इसका वक्र पृष्ठ आ गया 44 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ तो आ गया कि इसके लिए इतना कपड़ा लगेगा 44 वर्ग मीटर। अब हमें इसकी कीमत और निकालनी है, यानी कि कैनवास की जो है कीमत निकालनी है। और 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी दे रखी है, 500 रुपये। तो 44 की कितनी हो जाएगी, इसमें 44 से, यानी कि 44 में 500 से हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों 44 को 500 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 22,000 रुपये। तो यहाँ जो कैनवास की जो कीमत हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 22,000 रुपये। उसको बनाने में 22,000 रुपये का बच्चों यहाँ पर खर्चा आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है ना ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर
और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, यानी कि बेलन में इसी ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी इतनी है और इसी व्यास वाला, और व्यास भी 1.4 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको आप यहाँ समझिए। ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है। इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब व्यास इसका 1.4 है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आधी, यानी कि 2 का भाग दे देंगे 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इसमें से क्या किया गया है, इतनी ही त्रिज्या वाला, जितनी त्रिज्या इस बेलन की है, ठीक है, या इसी व्यास वाला और इतनी ही ऊंचाई वाला क्या किया है, एक शंक्वाकार इसमें क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पर छिद्र कर दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार ऐसा छिद्र कर दिया गया है जो कि शंकु के आकार का है और इसका व्यास भी इसी बेलन के व्यास के ही बराबर है और ऊंचाई भी इसकी जो है इसी बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। हमें शेष भाग का वक्र प्रश्न निकालना है। तो वक्र प्रश्न के लिए हम बच्चों क्या करने का कि हमें बेलन का वक्र प्रश्न चाहिए और हमें इस शंकु आकार जो छिद्र है इसका भी वक्र प्रश्न चाहिए। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, पहले जो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। शंकु में वक्र पृष्ठ के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L। तो L बच्चों होती है, आपको पता होगा कि h का वर्ग प्लस r का वर्ग। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। h यानी कि 2.4 का वर्ग जो ऊंचाई है और r हमारे 0.7 का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो जैसे 24 का वर्ग करिए 576 होता है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 7 का वर्ग आप करेंगे 49, तो पॉइंट बच्चों यहाँ पर आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि दशमलव वाली संख्या है। इन्हें आप जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने पर आ जाएगा बच्चों 6.25, ठीक है, 6.25 यहाँ पर हो जाएगा। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, इसका होता है बच्चों 25। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो आप लगा देंगे 1 अंक बाद दशमलव, ठीक है नहीं। तो इस तरीका से, यानी आसान तरीका से हम इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया है। तो अब हमें तिर्यक ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो बच्चों जो वक्र पृष्ठ जो हमें निकालना है इसका शेष बचे भाग का, उसमें हमें क्या क्या चीज़ शामिल करनी है। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये जो आधार जो बच गया ना बच्चों, ये वाले, क्योंकि यहाँ पर केवल हल्का सा छिद्र हुआ है, ये कटा नहीं है, और प्लस उसमें आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, काट कर निकाल दिया है तो हमें घटा देंगे वो, लेकिन यहाँ आपको घटाना नहीं है बच्चों, आयतन पूछता तब घटाना है, इसमें हमें इसको जोड़ देना है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, 2πRh। शंकु का वक्र पृष्ठ πRL और आधार का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो तो πr² होता है, क्योंकि वो वृत्तीय है, वृत्त के आकार का है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कुछ कॉमन ले लेते हैं। सभी में कॉमन है, क्या कॉमन है, क्योंकि सभी की जो त्रिज्या है यहाँ पर बच्चों बराबर है और पाई भी सभी में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम πr कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वही आसान करने के लिए। πr कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2h बच गया बच्चों, ठीक है, प्लस πr कॉमन आया तो यहाँ पर l बच गया, πr कॉमन आया तो r² में से 1 बच गया, यहाँ पे बच्चों r बच गया, ठीक है नहीं। तो आपको इस तरीका से कॉमन लेना है बच्चों, जरूर आना चाहिए। पाई का मान रख दीजिए 22/7, r कितनी है 0.7 है, ठीक है नहीं। 2h यानी कि 2.4 दी हुई है, l कितनी है हमने अभी निकालिया है, यानी कि 2.5 है, और r होगी 0.7, ठीक है। सभी का मान रख दिया हमने बच्चों। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें, 22/7 गुणा 0.7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे 4.8 प्लस यहाँ पे 2.5 और प्लस 0.7, ठीक है, ये हो गया बच्चों यहाँ पर। अब देखिए आगे, इससे हम इसे काट लेते हैं, चलो, तो यहाँ आएगा 0.1,
इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 गुणा, इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 7 5 12 और 8 20 के लिए 0 हासिल 2 हो जाएंगी, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि ये 8 हो गया। ये कितना हो गया? 8 हो गया। 8 दूनी 16 और एक 17, 17.6 यहाँ पर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हमें क्वेश्चन में कहा था कि निकटतम बताइए। अब यहाँ पर 17.6 है, यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्या 5 और उससे बड़ी है तो ये हो जाएगा लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर। यानी अप्रॉक्सीमेटली जो हमें पूछा है ना बच्चों, वो 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी कि जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया, ये हमारे पास बेलन है, यहाँ पर ऊपर से भी एक अर्धगोला यानी काट दिया गया है, और बच्चों नीचे वाले भाग में से भी एक अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है। बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में केवल एक शंकु आकार छिद्र किया गया था, यहाँ पर दोनों ही सिरों पर क्या कर दिया है बच्चों? अर्धगोला काट कर निकाला गया है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो हमारे इसका व्यास है, बेलन का व्यास है, वही व्यास देखिए यहाँ पर इसका भी हो जाएगा, हमारे इस अर्धगोले का भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेलन की जो त्रिज्या है 3.5, वही हमारे अर्धगोले की भी त्रिज्या बच्चों यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, से जो आकृति हमारी बची है। ठीक है, तो पहले ही तरह से करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं? 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होगा? 2πRh, 2πRh प्लस 2 गुणा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2πr² बराबर। अब यहाँ भी त्रिज्या बच्चों दोनों की बराबर है, तो बच्चों यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में त्रिज्या जो है समान है। कॉमन क्या आएगा? देखिए 2πr यहाँ भी है और 2πr जो है यहाँ पर भी है। ठीक है, कॉमन ले लेंगे 2πr। कॉमन लेना आप आ गया होगा आप पर, यहाँ पर h बच गया और यहाँ पर देखिए 2 बचा है, और r² में से हमारे पास यहाँ r बच जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 2 गुणा पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान 3.5। h कितना है? 10 है हमारे पास, और 2 गुणा r का मान हो गया 3.5। ठीक है, ये हो गया। 3.5 की गुणा 2 में करेंगे 7 आ जाएगा बच्चों, तो ये होगा 22 गुणा 7 बटे 7, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3.5 गुणा 2 कितना हो गया? ये भी 7 हो गया बच्चों। ठीक है, 7 से आप यहाँ 7 को कैंसिल कर लीजिए, तो 22 गुणा 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। कॉमन लेने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 यानी कि 37, 374 यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है आप इसमें देखेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जो आधार हैं यहाँ पर कट चुके हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर आपको जब दिखाई देगा केवल अर्धगोलीय आकृति दिखाई देगी। ठीक है, अब पहले भाग में नीचे वाला जो आधार था वो कटा नहीं था, इसलिए वहाँ पर आधार का क्षेत्रफल ही बच्चों जोड़ा गया था। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें इसका आयतन पूछा जाता, शेष आकृति का आयतन, तो हम बच्चों बेलन के आयतन में से इन दोनों अर्धगोलों के आयतनों को माइनस कर देते। ठीक है,
तो बच्चों इस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है 12.1 के सभी प्रश्नों को। तो अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।